हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना, यानी कि देख कर समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से देखकर पता कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें दिया है, क्या किसी समीकरण निकाय के अवलोकन से ही आप उसके हल के बारे में बता पाएंगे कि उनके हल हैं अथवा नहीं। हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें समीकरण निकाय के चरों एवं अचर पदों के गुणांकों के बीच के संबंधों को जानने की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं समीकरण निकाय। तो निम्नलिखित समीकरण निकाय को देखिए। तो ये जो समीकरण निकाय नीचे दिया है, इसको आइए देखते हैं किस तरीके से इनका हम लोग देखकर पता लगा सकते हैं कि इन समीकरण निकाय का हल है अथवा नहीं। तो समीकरण निकाय है हम लोग का 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है 6x + 9y = 11। तो ये दो समीकरण हैं। तो जिसमें समीकरण 1 में x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 व अचर पद 7 है। तो x का गुणांक ये x है, इसका गुणांक कितना है 2 और y का गुणांक 3 और अचर पद ये है c यानी कि 7 है। अब यदि 2, 3 व 7 को क्रमशः a1, b1 व c1 लिखा जाए तथा समीकरण 2 के x, y के गुणांक व अचर पद को क्रमशः a2, b2, c2 लिखा जाए, तब दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें समीकरण फर्स्ट जो है x का गुणांक क्या है 2 है और y का गुणांक ये y है, इसका गुणांक 3 है और अचर पद ये 7 है। और उसी तरीके से समीकरण 2 में x का गुणांक 6 है, y का गुणांक 9 है और अचर पद 11 है। तो यदि समीकरण 1 के गुणांकों को क्रमशः हम लोग क्या ले रहे हैं, x का गुणांक को a1 और y का गुणांक को b1 और अचर पद यानी कि 7 को हम लोग क्या ले रहे हैं c1। और उसी तरीके से समीकरण 2 में x का गुणांक को क्या ले रहे हैं a2 और समीकरण 2 में ही y का गुणांक को हम लोग क्या ले रहे हैं b2 और अचर पद को c2 ले रहे हैं। तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, a1x + b1y = c1, फिर a2x + b2y = c2। तो ऐसे ही हम अन्य समीकरण निकाय को भी लिख सकते हैं। तो a1 किसका है, समीकरण 1 का गुणांक है, यानी कि x का गुणांक a1 लिए है समीकरण 1 का, और समीकरण 1 में ही y का गुणांक को क्या लिए हैं b1 और अचर पद को c1 लिए हैं। उसी तरीके से समीकरण 2 में हम लोग क्या ले लिए हैं a2, b2 और c2। तो ऐसे ही अन्य समीकरण निकाय को भी लिख सकते हैं। तो समीकरणों के समान चरों के गुणांकों व उनके अचर पदों के अनुपातों के बीच के संबंधों को तालिका में दर्शाया गया है, जिनसे हम समीकरण निकाय के हल के बारे में जान पाते हैं। तो यहाँ पर सारणी दिया गया है, तो इसमें दर्शाया गया है कि उनके गुणांकों और अचर पदों के बीच अनुपात का संबंध को बताया गया है, जिससे हम लोग समीकरण निकाय के हल के बारे में जान पाते हैं या पता लगा पाते हैं। तो जिसमें हम लोग का पहला जो है, जिसमें फर्स्ट है समान चरों के अनुपातों का संबंध या प्रतिबंध दिया गया है। यहाँ पर समान चरों के अनुपातों का संबंध, तो जिसमें फर्स्ट है हम लोग का a1/a2। तो a1/a2
बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो यदि इस तरीके से समान चरों का गुणांक का अनुपात दिया रहे, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के, तब समीकरण निकाय के हल के बारे में यहाँ बताया गया है। क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो ज्यामितीय अर्थ में समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। इस अनुपात में अगर दिए रहेंगे उनके गुणांकों में संबंध, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और ज्यामिति अर्थात ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। तो ये पहला संबंध था। और दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, अर्थात A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। जब इस अनुपात में उनके समान चरों का अनुपातों में संबंध दिए रहेगा तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, यानी कि समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो और ज्यामितीय अर्थ में समीकरण निकाय दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगी। समांतर रेखाएं अर्थात वे दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और तीसरा संबंध है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी कि इस तरीके से संबंध दिए रहेगा समान चरों में, तब क्या होगा, अनंतता अनेक हल प्राप्त होते हैं। और समीकरण निकाय समपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। समपाती अर्थात एक दूसरे के ऊपर आएगी, जो हल प्राप्त होगा उसका अगर हम लोग सरल रेखा खींचेंगे तो एक के ऊपर एक आएगी। तो यह जो तीन संबंध है, इससे हम लोग समीकरण निकायों के हल के बारे में पता कर सकते हैं कि समीकरण निकाय का हल है अथवा नहीं। तो ये तीनों संबंध आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे या समझ लेंगे। तो ये याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग पता कर सकते हैं कि समीकरण निकाय का हल है अथवा नहीं। तो इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए इन संबंधों के आधार पर समीकरण के हल के बारे में पता करते हैं। तो दिया गया जो संबंध था उसी के सहायता से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें है उदाहरण नंबर 18 दिए गए समीकरणों का हल किस प्रकार का है पता करें। तो यहाँ दिया गया समीकरण निकाय के हल के बारे में हम लोग को पता करना है कि उसका हल किस प्रकार है, जिसमें है हम लोग का फर्स्ट समीकरण 3x + 5y = 12, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन है 4x + 2y = 5, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि समीकरण 3x + 5y = 12 में A1 क्या है, x का गुणांक है समीकरण फर्स्ट का, तो ये x है। तो इसका गुणांक क्या है, 3 है, यानी कि x का मल्टीप्लाई किससे है, 3 से है। तो ये 3 क्या है, A1 का वैल्यू है। तो A1 का वैल्यू क्या है, 3 है। और y जो है हम लोग y का गुणांक को क्या माने हैं, B1 माने हैं समीकरण 1 का, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का। तो y के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 5 है। तो B1 का वैल्यू कितना है, ये B1 है, यानी कि B1 का वैल्यू कितना है, 5। और अचर पद यानी कि कांस्टेंट कौन है, 12। तो अचर को हम लोग क्या माने थे, C1 माने थे समीकरण फर्स्ट का। तो C1 का वैल्यू कितना है, 12। तो ये C1 = 12। तो ये समझ गए होंगे कि A1, B1 और C1 कहाँ से मिला है हम लोग को। अब उसी तरीके से इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 था हम लोग का 4x + 2y = 5 था। तो इसमें A2 का वैल्यू क्या है, 4 है, और ये 2 जो है हम लोग का B2 का वैल्यू है। तो B2 कितना है, 2 है, और C2 कितना है, 5 है। तो ये C2 5 है। तो इस तरीके से A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो इस तरीके से हम लोग प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर ये अनुपात की तुलना करते हैं हम लोग। तो पहले जो हम लोग A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि A1 क्या है 3 है और B1 क्या A2 क्या है 4, यानी कि A1/A2 यानी कि 3/4 और B1 क्या है 5 है और B2 क्या है 2 है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 क्या है इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा समीकरण का अद्वितीय हल है। तो इस तरीके से पता हम लोग कर सकते हैं कि समीकरण निकाय का हल है अथवा नहीं, तो बन जाएगा ये। तो और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल नंबर 19 है हम लोग का 5x + 3y = 12 एवं 15x + 9y = 15 का हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो समीकरण 5x + 3y = 12 में A1 = क्या है 5 है, B1 = 3 है, तो ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, तो C1 क्या है 12 है। एवं समीकरण 5x + 9y = 15 में A2 कितना है 5 है, तो A2 जो है हम लोग का 15 है, यहाँ पर 15 है, ये 5 लिख दिया गया छूट गया है, तो ये 15 हो जाएगा। और B2 कितना है 9 और C2 15 है, तो ये C2 है। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि A1/A2 निकाल रहे हैं। तो A1 कितना है 5 था और A2 कितना है 15 है, ये तो ये हो गया A1/A2 का वैल्यू कितना हो गया 5/15। उसी तरीके से B1/B2 निकाल रहे हैं। तो B1 कितना था 3 था और B2 कितना था 9 था, तो क्या हो गया B1/B2 का वैल्यू 3/9, तो ये हो गया। अब C1/C2 भी निकाल ले रहे हैं। तो C1 क्या है 12 है और C2 क्या है 15, तो इस तरीके से C1/C2 = क्या हो जाएगा 12/15। तो यहाँ हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग सरल कर दिए हैं। ये क्या हो जाएगा 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो A1/A2 का वैल्यू कितना आ गया 1/3 और उसी तरीके से B1/B2 को भी, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 1/3 किसका मान B1/B2 का। और C1/C2, तो C1/C2 यहाँ से इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड किए हैं 3 से हम लोग, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि C1/C2 का वैल्यू कितना आ गया 4/5। तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि A1/A2 = B1/B2, तो A1/A2 का वैल्यू 1/3 है और B1/B2 का वैल्यू भी कितना है 1/3 है, यानी कि ये दोनों क्या है इक्वल है। और C1/C2 क्या है इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो यानी कि उसका वैल्यू क्या था 4/5 था, तो ये क्या है इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ संबंध A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो जब इस तरीके से संबंध प्राप्त होता है तो क्या होता है समीकरण का कोई हल नहीं है। तो ये हम लोग इस तरीके से पता कर लिए कि यह जो दिया गया समीकरण निकाय था ये हम लोग का ये 2 समीकरण थे, तो इसका क्या है कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से पता करना है तो बन जाएगा। तो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। तो एग्जाम्पल नंबर 20 है 15x - 3y = 14 एवं 60x - 12y = 56 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समीकरण 15x - 3y = 14, तो ये समीकरण ये ले रहे हैं फर्स्ट समीकरण में। तो यहाँ A1 का वैल्यू कितना है 15 है, B1 का वैल्यू -3, अभी यहाँ माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा B1 का वैल्यू -3 और C1 का वैल्यू कितना है 14, तो ये उसी को यहाँ लिखा गया है। A1
इज इक्वल टू 15, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 14। तो इतना समझ गए। तो आगे और उसी तरीके से समीकरण 2 से हम लोग क्या निकालेंगे, A2, B2 और C2 एवं 60x - 12y इज इक्वल टू 56 में A2 कितना है 60, तो ये A2 का वैल्यू है 60 और B2 क्या है -12 है ये, तो B2 इज इक्वल टू -12 एंड C2 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ भी हम लोग क्या निकाल लिए, A2, B2 और C2 का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। तो A1/A2 इज इक्वल टू A1 और A2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो A1 का वैल्यू कितना था हम लोग का 15 था, तो 15 रख दिए और A2 का वैल्यू कितना है 60, तो 60 रख दिए। अब इसको सरल कर दिए तो क्या हो गया 1/4 मिला, यानी कि 15 1 जो 15, 15 4 जा 60। तो क्या आ गया हम लोग का A1/A2 का वैल्यू 1/4। और उसी तरीके से यहाँ B1/B2 का वैल्यू पुट कर दिए। तो B1 क्या था हम लोग का -3 था और B2 क्या है -12। तो यहाँ से इसको भी डिवाइड कर दे रहे हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो B1/B2 का वैल्यू भी कितना मिल गया 1/4। तो अब C1/C2, तो यहाँ पर भी हम लोग C1 और C2 का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो C1 कितना था 14 था और C2 56। तो इसको भी डिवाइड कर दिए, 14 1 जो 14, 14 4 जा 56। तो इसका वैल्यू भी क्या मिल गया 1/4। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि A1/A2 का वैल्यू भी 1/4 है और B1/B2 का वैल्यू भी 1/4 है और C1/C2 का वैल्यू भी 1/4 है। यानी कि स्पष्टता A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण के अनंतता अनेक हल हैं। तो इस तरीके से पता करना है अवलोकन से, तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोगों का चरों के अज्ञात गुणांक का मान पता करना। तो क्या है, आपने अब तक विभिन्न परिस्थितियों से निर्मित समीकरण निकाय को हल करके उनके चरों के मान प्राप्त करने के तरीकों को देखा, जिसमें चरों के गुणांक हमें ज्ञात होते थे। पर यदि समीकरण निकाय के किसी एक चर का गुणांक अज्ञात हो, अर्थात समीकरण निकाय निम्नलिखित रूप में हो, यानी कि 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0, kx - 6y - 8 इज इक्वल टू 0, तब भी हम समीकरण निकाय को हल करके उनके चरों x, y और k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से k का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 21 है। k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो क्या बोल रहा है, k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, जिसमें समीकरण निकाय है हम लोग का x - ky इज इक्वल टू 2, 3x + 2y इज इक्वल -5। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 21 हल दिया गया समीकरण निकाय है हम लोग का, जिसमें फर्स्ट समीकरण है x - ky इज इक्वल टू 2 और सेकंड समीकरण है 3x + 2y इज इक्वल टू -5। तो यह हम लोग का समीकरण निकाय है। तो यहाँ A1, A2, C2 और A2, B2, C2 का मान निकालना पड़ेगा पहले हम लोग को।
तो a1 का वैल्यू क्या है, x का गुणांक लेते हैं समीकरण फर्स्ट का। तो यहाँ क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो a1 क्या है 1, ये हो गया। और इसके बाद क्या निकालते हैं b1। तो b1 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट का ही y का गुणांक होता है। तो y के साथ कौन मल्टीप्लाई है, k है, क्या है यहाँ माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस का k हो जाएगा। और फिर c1 निकालते हैं। तो c1 क्या होता है, समीकरण एक का ही अचर पद। तो ये है हम लोग का c1। तो c1 कितना है 2। तो इतना समझ गए। अब क्या निकालेंगे a2। तो a2 क्या होता है, समीकरण 2 का x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है 3 है। तो 3 हो जाएगा a2 का वैल्यू। अब b2 इज इक्वल, वो क्या होता है समीकरण 2 का ही y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है 2 है। तो ये 2 हो जाएगा। और c2 इज इक्वल क्या है यहाँ पर -5। तो ये -5। तो इतना समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, बोला था क्वेश्चन में, यानी कि अद्वितीय हल होगा बोला है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ये क्वेश्चन में बोला था। तो अतः हो जाएगा, अतः हो जाएगा हम लोग का a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2। तो ये हम लोग का क्या है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है का संबंध है। तो अब यहाँ पर मान पुट कर देंगे हम लोग a1 a2 और b1 b2 का वैल्यू। तो हो जाएगा हम लोग का a1 का वैल्यू निकाल लिए हैं, कितना है 1 है, और a2 का वैल्यू 3 है। तो रख देंगे यहाँ a1 यानी कि 1 और a2 यानी कि 3 डज नॉट इक्वल क्या है, b1 का वैल्यू कितना है माइनस में k, तो माइनस का k, और b2 का वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 2 से और 3 का माइनस k से, या तो गुणा कर देते हैं। तो हम लोग को k चाहिए, तो यहाँ का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 का 2 से, यानी कि k को अकेला रखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं है किसका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो -3 k हो जाएगा। अब k चाहिए हम लोग को, तो फिर से पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन -3। तो ये -3 को पक्षांतर कर दे रहे इधर, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था -3 k के साथ, तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो बराबर नहीं है k, ये हो जाएगा। या k का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए k इज इक्वल डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 2 अपॉन -3। तो ये हो जाएगा। तो k का वैल्यू फाइंड करना था हम लोग को, तो k क्या हो जाएगा 2 अपॉन -3, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का k के -2 अपॉन 3 के मान अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक
मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। यानी कि के जो हम लोग का मान प्राप्त हुआ है के डज नॉट इक्वल 2/-3, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल -2/3 भी लिख सकते हैं। तो के जो मान होगा वो -2/3 के अतिरिक्त जो भी वास्तविक मान होगा वही हम लोग का समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 22, के का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होंगे। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे एग्जाम्पल नंबर 22। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ क्या करना है, हम लोग को दिया गया जो समीकरण निकाय है जिसमें अद्वितीय हल है ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है अथवा नहीं। तो हल नंबर फर्स्ट, तो दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण तो दिया गया समीकरण निकाय है। तो क्या था हम लोग का समीकरण, 3x + 5y = 12, ये फर्स्ट समीकरण था। और सेकेंड था हम लोग का 5x + 3y = 4, ये सेकेंड समीकरण। तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, पहले a1 b1 और c2 तथा a2 b2 और c2 निकालना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा हम लोग को कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है या नहीं। तो चलिए निकालते हैं। तो a1 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट का x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 3, तो a1 कितना है 3। और b1, तो b1 क्या है, y का गुणांक कितना है 5 है। और c1 = कितना 12, तो ये है 12। और a2 निकाल लेते हैं। तो a2 कितना है, x का गुणांक समीकरण 2 है ये, तो उसमें x का गुणांक क्या है 5 है, तो ये हम लोग का a2 का वैल्यू हो जाएगा 5। उसी तरीके से b2 कितना है 3 है। और c2 कितना है 4, c2 = 4। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग अनुपात। तो पहले निकाल लेते हैं a1 अनुपात a2 या a1/a2। तो a1 और a2 का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो कितना है हम लोग का, a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। और b1/b2 = तो b1 कितना है 5, तो 5 रख दिए। और b2 कितना है 3, तो यहाँ क्या रख दिए 3, तो ये हो गया। और c1/c2, तो c1 कितना है 12, तो 12 रख दिए। और c2 4, तो ये 4 रख दिए। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे चूँकि a1/a2 और b1/b2 क्या है बराबर नहीं है, तो a1/a2 का वैल्यू क्या है 3/5 है और b1/b2 का वैल्यू क्या है 5/3 है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यह समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो यहाँ चूँकि a1/a2 डज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण
समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो समीकरण निकाय का क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया हम लोग का, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। तो अनंततः अनेक हल है, यहाँ हम लोग को बताना है या सिद्ध करना है। तो इसको आप लोग बना के देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। तो यहाँ क्या करना है, हम लोग को के का मान ज्ञात करना है और जिसमें हम लोग को क्या कंडीशन दिया है, निकायों का कोई भी हल ना हो। तो जब समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, उस स्थिति में हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है kx + 10y = 15। तो ये हम लोग का समीकरण निकाय है। तो चलिए यहाँ से हम लोग के का मान निकालते हैं। तो हल नंबर 3 का फर्स्ट दिया गया समीकरण निकाय, तो हम लोग को दिया था समीकरण निकाय 8x + 5y = 9, ये फर्स्ट समीकरण। और सेकंड समीकरण था kx + 10y = 15। तो ये इक्वेशन 2। तो ये हम लोग का दो समीकरण है। तो क्वेश्चन में क्या था, हम लोग का के का मान ज्ञात करना था और कब, जब समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो उसके लिए हम लोग को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो a1 कितना है, 8 है। तो a1 = 8 और b1 कितना है, 5। तो 5 और c1 = कितना है, 9। तो ये 9 हो जाएगा। और a2 क्या है, k है। समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, k है। तो a2 क्या हो गया, k। और b2 कितना हो जाएगा, 10 और c2 कितना हो जाएगा, 15। तो ये हम लोग निकाल लिए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में बोला था कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है बोला था। तो चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, ये बोला था समीकरण में, ये क्वेश्चन में। तो अतः क्या हो जाएगा हम लोग का, अतः जब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब कंडीशन क्या था हम लोग का, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये था समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, उस स्थिति का संबंध या कंडीशन। तो इसमें रख देते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू। तो a1 का वैल्यू हम लोग का क्या था, 8 था। तो यहाँ 8 रख देते हैं, 8। और a2 का वैल्यू क्या था, k। तो k रख देते हैं, इक्वल b1 का वैल्यू क्या था, 5। तो 5 रख देते हैं। और b2 का वैल्यू क्या है हम लोग का, 10। तो 10 रख देते हैं। फिर डज नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है, c1 का वैल्यू क्या है, 9। तो 9 रख दिए। और c2 का वैल्यू क्या है, यहाँ c2 का वैल्यू 15। तो 15 रख दिए। तो इतना समझ गए। आगे देखते हैं। तो यह हो जाएगा हम लोग का 8/k इक्वल, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10।
यानी कि 1/2। फिर डज नॉट इक्वल, यहाँ से भी इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 5 जा 15, यानी कि 1/5। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा 8/k इक्वल 1/2। तो इसको हम लोग को क्या कर देना है, डज नॉट इक्वल वाले को छोड़ देना है। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 8 2 जा 16, यानी कि यहाँ से 8 2 जा 16 इज इक्वल टू k का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का k का वैल्यू कितना हो गया 16। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए k इज इक्वल टू 16। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग बना लेंगे उसको। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल है, तो उस स्थिति में हम लोग को k का मान ज्ञात करना है। तो जिसमें ये समीकरण निकाय दिया गया है, तो जिसमें पहला है kx + 2y = 5 और दूसरा है 3x + y = 1। तो यह समीकरण निकाय है फर्स्ट का। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ लिए थे अभी एग्जाम्पल में। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के देख लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग बनाएंगे। ऐसा हम लोग पिछले यानी कि पीछे अभी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का आज का होमवर्क क्या रहेगा। तो होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और 4 का फर्स्ट। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके बाय।